students, assalamu alaikum and welcome to my channel. Today we are on book 10th biology and having a chapter 14 according to our smart syllabus. From this chapter our next topic is 14.4 sexual reproduction in animals. Let's move towards the topic. मोस्ट एनिमल्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ज़्यादातर जानदार या जानवर जो हैं वो क्या करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी नस्ल को सेक्सुअली बढ़ाते हैं. द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन एंड द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बेसिक्स क्या हैं? इसके लिए सबसे पहले तो मेल और फीमेल गैमीट्स की फॉर्मेशन होनी चाहिए, बनना चाहिए मेल और फीमेल गैमीट्स को, और उसके बाद फिर उनका क्या होना चाहिए, फ्यूजन होना चाहिए. फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स को गैमीटोजेनेसिस बोलते हैं. और ये देखते हैं कि ये कैसे होती है. द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इज़ कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस. इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंदर डिप्लॉयड टू एन गैमीट मदर सेल अंडरगोज मियोसिस. डिप्लॉयड होता है जिसका हैविंग 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. ठीक है, तो 2n नंबर मदर सेल गैमीट जो होता है वो मियोसिस करता है एंड फॉर्म अ हैप्लॉइड. ठीक है, मियोसिस होती है और उसमें आपको पता है जब भी मियोसिस होती है तो जो आगे नेक्स्ट सेल बनता है वो उसमें सिंगल सिंगल क्रोमोसोम्स जाते हैं. ऐसा ही है ना मियोसिस के अंदर, तो रिड्यूस हो जाता है क्रोमोसोमल नंबर. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हैप्लॉइड गैमीट्स बनते हैं इस मदर सेल से जब इसके अंदर मियोसिस होती है, यानी कि बोथ ऑफ द गैमीट्स गेट ओनली वन ऑफ द chromosomes. The male and female gametes, sperm and eggs or ova are produced in the specialized organs called gonads. ठीक है, ये स्पेशल किस्म के ऑर्गन्स होते हैं, हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन जिनको हम गोनेट्स कहते हैं, उनके अंदर ये बनते हैं. मेल गोनेट्स को टेस्टिस कहा जाता है और सिंगल होगा तो उसको टेस्टिस, और फीमेल गोनेट्स को ओवरीज कहा जाता है. द प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म इन टेस्टिस इज़ कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस. इसी तरह से बेसिकली गैमीट्स दोनों ही होते हैं, स्पर्म और एग सेल्स दोनों को गैमीट्स कहा जाता है. और स्पर्म्स जो हैं वो मेल के अंदर बनते हैं, इनको स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस से स्पर्म बनते हैं, और एग सेल के अंदर ओवरीज के अंदर एग सेल्स बनते हैं. ठीक है, और इसको ओजेनेसिस कहते हैं. ठीक, नेक्स्ट हम स्पर्मेटोजेनेसिस पहले देखते हैं. स्पर्मेटोजेनेसिस, सम सेल्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस. टेस्टिस के अंदर खास किस्म के सेल्स होते हैं, सेल्स होते हैं, उनकी वॉल्स जो होती हैं उनको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहा जाता है. ये रिपीटेडली डिवाइड करती हैं बाय माइटोसिस टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया. ठीक है, जब ये ज़्यादा रिपीटेडली डिवाइड करती जाती हैं तो इनके अंदर डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया बन जाते हैं. सम स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. और इस तरह से क्या होता है कि ये जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं इनसे फिर आगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं. ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो मियोसिस. हर जो स्पर्मेटोसाइट है वो मियोसिस के प्रोसेस से गुजरता है. मियोसिस वन से एंड प्रोड्यूस टू हैप्लॉइड डॉटर सेल्स कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स. ठीक है, प्राइमरी से फिर आगे नेक्स्ट क्या होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाएंगे. These cells undergoes to the meiosis II. In this way, 4 haploid spermatids are produced from each primary spermatocyte. हर जो होगा सेल वो अंडरगो जाएगा मियोसिस 2 के, और फिर इस तरह से 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं फ्रॉम द ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. द स्पर्मेटिड्स आर नॉन मोटाइल. स्पर्मेटिड जो होते हैं उस वक्त नॉन मोटाइल होते हैं, मूव नहीं कर सकते हैं. एंड मे चेंज मैनी चेंजेस अकर इन दैम टू कन्वर्ट दैम इनटू अ मोटाइल सेल. इनको मोटाइल सेल में कन्वर्ट करने के लिए इनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं. देयर न्यूक्लियाई श्रिंक, उनका न्यूक्लियाई श्रिंक हो जाता है. एंड सम स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड, और कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं. एक कॉर्नर निकलता है जिसको आगे से एक कॉर्नर निकल आता है इसका, इसको एक्रोसोम कहते हैं. उसकी एक टेल होती है and a mitochondrial ring. After these changes the spermatid is called as the sperm. ठीक है, अब स्पर्मेटिड के अंदर मुख्तलिफ किस्म के चेंजेस आते हैं, उसके एक्रोसोम का बनना, उसकी टेल का बनना.
तो इसकी वजह से ये जो चेंजेस आते हैं इसको स्पर्मेटिड को स्पर्म का नाम दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ओजेनिस को, इसके बाद हम इसकी डायग्राम को भी कंसल्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ओजेनेसिस में some of the cells of the ovary prepare structures called follicles। ओवरीज के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम फॉलिकल कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे डिप्लॉयड ओगोनिया मौजूद होते हैं, ठीक है। कुछ ओगोनिया प्रोड्यूस करते हैं डिप्लॉयड प्राइमरी ओसाइट्स में। वन ऑफ द प्राइमरी ओसाइट्स कंप्लीट मियोसिस, इनके अंदर भी आगे आके मियोसिस होती है और 2 हैप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं। द स्मॉलर सेल इज कॉल्ड फर्स्ट पोलर बॉडी एंड द लार्जर इज द सेकेंडरी oocyte, ठीक है। The secondary oocyte completes meiosis 2 and form 2 haploid cells called as a second polar body and an egg, ठीक है। ये डायग्राम है हमारे सामने। पहले स्पर्मेटोजेनेसिस को कंसल्ट करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस में आप देख सकते हैं कि एक सेल है, ठीक है। उसका क्रोमोसोमल नंबर 2n है। उसके बाद वो क्या कहलाएगा, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहलाएगा। फिर उसके अंदर मियोसिस होगी। मियोसिस होने के बाद that is converted into secondary spermatocytes, and in both the cells, on both the spermatids, the number of chromosome is 1n. Again meiosis 2 will happen over there at this place. Again meiosis 2 is happening and spermatids are formed having 1n chromosomal number. उसके बाद अभी यहाँ पर ये स्पर्म जो होगा मोटाइल नहीं होगा, फिर उसको कुछ चेंजेस होंगी इसमें और स्पर्म जो होगा ये मोटाइल हो जाएगा और इसकी कुछ पार्ट्स आएंगे। एक ये फर्स्ट वाला पार्ट जो है इसको एक्रोसोम कहते हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट इसका हेड है। उसके बाद ये यहाँ पर अंदर इसका न्यूक्लियस है जहाँ पर इसका माइट्रोकॉन्ड्रिया वगैरह मौजूद होगा। ये इसकी नेक है, ये माइट्रोकॉन्ड्रियल रिंग है इसके बाहर, और फिर उसके बाद ये इसकी टेल है और ये स्पर्म जो है इस तरह से ये यहाँ पर रेडी है, बिल्कुल ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हम ओजेनेसिस की बात करते हैं। ओजेनेसिस में भी उसी तरह 2n क्रोमोसोमल नंबर होगा, प्राइमरी ओसाइट बनेगा, फिर प्राइमरी ओसाइट से सेकेंडरी ओसाइट और साथ एक पोलर बॉडी बनेगा। दोनों के अंदर 1 क्रोमोसोमल नंबर होगा। उसके बाद सेकेंडरी oocytes is again divided into second polar body, और जो फर्स्ट पोलर बॉडी है दैट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पोलर बॉडीज। इस तरह से लास्ट तक जाते जाते ये जो 3 पोलर बॉडीज आपको यहाँ पर दिखाई जा रही है ना, ये तीनों, ये वाली और ये वाली, ये तीनों पोलर बॉडीज जो हैं इसको ये जो बाकी जो एग बनता है उसकी नरिशमेंट और उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं उनको पूरा करती है और उसको एग को मेच्योर होने में हेल्प देती है। और यहाँ पर ये एग जो है एग सेल मेच्योर एग सेल बन जाता है जिसको आप ओवम भी कहते हैं, ठीक है। चलें जी आगे हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, गैमीट्स बनने के बाद फर्टिलाइजेशन अकर्स, फर्टिलाइजेशन होती है। देयर आर 2 मैकेनिज्म बाय विच फर्टिलाइजेशन कैन टेक्स प्लेस। 2 तरह से मैकेनिज़म्स होते हैं जिनसे होती है फर्टिलाइजेशन। एक को एक्सटर्नल कहते हैं, दूसरे को इंटरनल कहते हैं। पहले हम एक्सटर्नल की बात करते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एग जो हैं एनिमल की बॉडी के बाहर ले कर दिए जाते हैं और बाहर आकर उनकी फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एग्स आर फर्टिलाइज आउटसाइड ऑफ द बॉडी। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर्स मोस्टली इन एक्वाटिक एनवायरनमेंट। ये ज़्यादातर पानी में रहने वाले जानदार जो होते हैं उनके अंदर होती है, जैसे फ्रॉग हैं, फिशेस वगैरह उनके अंदर होती है, ठीक है। इट रिक्वायर्स बोथ मेल एंड फीमेल एनिमल्स टू रिलीज देयर गैमेट्स इनटू देयर सराउंडिंग एट ऑलमोस्ट द सेम टाइम। इस सूरत में क्या होता है, जैसे आपको एक फ़िश नज़र आ रही है तो फ़िश में एक फ़िश जो है यहाँ पर अपने एग्स को रिलीज़ कर रही है, ये एग्स हैं, और उसके बाद ये एक मेल फ़िश है जो कि अपने स्पर्म्स को पानी के अंदर रिलीज़ कर रही है, ठीक है। तो एक ही टाइम में मेल और फीमेल जो है उनके लिए ज़रूरी है कि वो क्या करें, अपने अपने एग्स को रिलीज़ करें, ठीक है, आउटसाइड देयर बॉडी। और फिर जब आउटसाइड द बॉडी देयर रिलीजेस देयर एग्स, और वहाँ पर आकर फिर इनकी फर्टिलाइजेशन जो होती है वो स्टार्ट होती है, ठीक है। फॉर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन द एनिमल हैव टू रिलीज ग्रेट नंबर ऑफ गैमीट्स, ठीक है।
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए एनिमल्स को ज़्यादा नंबर ऑफ गैमीट्स जो हैं वो रिलीज़ करना पड़ते हैं। इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देयर इज़ अ रिस्क ऑफ लॉस ऑफ गैमीट्स ड्यू टू द एनवायरमेंटल हैजर्ड्स सच एज प्रीडेटर्स। तो पानी में ज़ाहिर है और भी बहुत सारे जानदार या के कीड़े मकोड़े या फिर और बड़ी फिशेस वगैरह मौजूद होती हैं, ठीक है। तो इस सूरत में कहा जा रहा है कि ज़्यादातर गैमीट्स इन जो एनिमल्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं उनको अपने एनवायरनमेंट के अंदर ज़्यादा जो हैं वो गैमीट्स रिलीज़ करने की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर उनके गैमीट्स को बहुत सारे एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स के साथ फेस करना पड़ता है, जैसे प्रीडेटर्स हैं, शिकार बन जाते हैं वो, ठीक है, यानी कि दूसरे एनिमल्स उन एग्स को खा भी लेते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन मैनी इनवर्टिब्रेट्स, से बहुत सारे इनवर्टिब्रेट्स में होती है। एंड द फर्स्ट टू ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, और दो ग्रुप्स ऐसे हैं वर्टिब्रेट्स के जिनके अंदर होती है, जिनमें फिशेस और एम्फीबियंस की बात की है मैंने। एम्फीबियंस में आ जाते हैं आपके टोड, सेलेमेंडर और फ्रॉग्स वगैरह, ठीक है, ये सारे एम्फीबियंस में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन की। इंटरनली एग कैसे फर्टिलाइज होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एग सेल्स आर फर्टिलाइज विद इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ फीमेल। फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है वहाँ पर एग जो है वो क्या करता है? फर्टिलाइज करता है। ये रेप्टाइल्स में होता है, बर्ड्स में होता है और मैमल्स के अंदर होता है। सच एनिमल प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है। और ये क्या करता है? एनिमल उसको क्या प्रोवाइड कर रहा होता है? प्रोटेक्शन। और उसको जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसको एनिमल क्या करते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन reptiles and birds make protective shells around their eggs cells and then they lay them, ठीक है। और इस तरह से क्या होता है कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स जो होते हैं अपने एग्स के गिर्द एक शेल बनाते हैं, ठीक है। जब उनका एग जो बन जाता है उनकी बॉडी के अंदर, उसके बाद जब उन्होंने उसको अपनी बॉडी से रिलीज़ करना होता है, ले करना होता है, तो वो क्या करते हैं? उसके गिर्द एक शेल बनाते हैं, ठीक है, और फिर उसको अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। जैसे मुर्गियां भी जो है वो करती हैं, वो क्या करती हैं? अंडा देती हैं, और बर्ड्स भी अंडा देते हैं। इसके बाद बहुत सारे रेप्टाइल्स भी आ जाती हैं, छिपकलियाँ वगैरह, लेजर्स वगैरह, ये भी क्या करती हैं? अंडे देती हैं, अंडों से भी बच्चे निकलते हैं। द शेल इज़ रेजिस्टेंस टू द वाटर लॉस एंड डैमेज। ये शेल जो होता है इनका क्या होता है? एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, कि उसके अंदर से वाटर का लॉस भी ना हो और अंदर से सेल के अंदर जो शेल के अंदर जो सेल है वो भी डैमेज ना हो इन मैमल्स, विद द एक्सेप्शन ऑफ एग लेइंग मैमल्स। एग लेइंग मैमल्स भी होते हैं, ठीक है। जो एग लेइंग मैमल्स हैं उनके अलावा जो बाकी के मैमल्स रह जाते हैं जो अपनी बॉडी के अंदर फर्टिलाइज करते हैं अपने एग्स को, अपने बेबीज़ को, उनके अंदर बताया जा रहा है द डेवलपमेंट ऑफ द फर्टिलाइज एग इनटू न्यू बेबी टेक्स प्लेस विद द मदर बॉडी। और ये मदर की बॉडी के अंदर होती है उसकी जो बेबी है उसकी डेवलपमेंट। इन दिस केस, इस केस में देयर इज़ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन टू द एम्ब्रियो, और उस केस में एम्ब्रियो को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलती है। एंड मदर ऑल्सो सप्लाइज एवरी थिंग दैट एम्ब्रियो नीड, मदर ही से वो जितनी भी जो एम्ब्रियो की नीड है वो सारी पूरी की जा रही होती है। उसकी न्यूट्रिशनल जो वैल्यूज़ हैं उनको भी पूरा किया जा रहा होता है, और उसकी ऑक्सीजन सप्लाई रिक्वायरमेंट जो है उसको भी पूरा किया जा रहा होता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव करते हैं रिप्रोडक्शन इन द रैबिट। रैबिट क्योंकि मैमल्स हैं तो मैमल्स के अंदर हम रिप्रोडक्शन का प्रोसेस देख रहे हैं, देखते हैं कि किस तरह से होता है। रैबिट्स आर स्मॉल mammals found in several parts of the world. They are used in research as the experimental animals, ठीक है। और इनको बहुत सारी रिसर्चेज में एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज दे आर मैमल्स, ठीक है। और आपको पता है कि ह्यूमन बींग्स की भी स्टडी जो है वो की जाती है, तो ज़ाहिर है ह्यूमन बींग्स भी जो होते हैं वो मैमल होते हैं, तो उनकी स्टडी को करने के लिए बहुत सारे ऐसे जानवरों को कंसल्ट किया जाता है जो मैमल्स होते हैं, ठीक है, ताकि उनके सिस्टम्स को चेक करके तो ह्यूमन बींग्स के लिए जो सिस्टम्स हैं उनके हवाले से इंफॉर्मेशन हासिल की जाए। चलिए जी, हम चलते हैं। सबसे पहले मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फ्रॉग का, वो किस तरह वर्क करता है और इसके अंदर जो स्पर्म्स की प्रोडक्शन है वो कहाँ पर होती है। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द रैबिट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ टेस्टिस दैट प्रोड्यूस द स्पर्म। जैसे पीछे भी बात की, जब हमने स्पर्मेटोजेनेसिस की या फिर गेमेटोजेनेसिस की हमने बात की, तो हमें पता चला
कि गेमेटोजेनेसिस में जो प्रोसेस होता है बेसिकली वो गोनैड्स में होता है, और गोनैड्स मेल के अंदर टेस्टिस होते हैं एंड फीमेल्स के अंदर ये गोनैड्स ओवरीज होते हैं, ठीक है। तो मेल्स की हम बात करें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फ्रॉग के अंदर, रैबिट के अंदर हम बात करें तो रैबिट के अंदर टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस के अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। द एसोसिएटेड डक्ट्स दैट ट्रांसपोर्ट स्पर्म टू द एक्सटर्नल genitalia and glands that add secretions to the sperm। इस तरह से जो इनकी डक्ट, जो टेस्टिस होती हैं उसके साथ एसोसिएटेड डक्ट्स होते हैं जो स्पर्म को ट्रांसफ़र करने में भी हेल्प देते हैं, और स्पर्म्स की जितनी भी सिक्रेशन उसको चाहिए होती हैं वो भी उसको उस डक्ट से मिल जाती हैं। टेस्टिस आर लोकेटेड इन द बैग ऑफ अ स्किन कॉल्ड स्क्रोटम। टेस्टिस एक बैग होता है, ठीक है, बॉडी के, रैबिट की बॉडी के अंदर ही आप उसको कह लें, तो उसके अंदर ये स्टोर होती हैं, ठीक है। इसको स्क्रोटम कहते हैं, ठीक। सॉरी, बॉडी के बाहर होता है लेकिन बिलो, बिल्कुल नीचे की तरफ को होता है और उसके साथ बॉडी के साथ हैंग करता है, ठीक है। ईच टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ अ मैस ऑफ कॉइल ट्यूब्स कॉल्ड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं इनके अंदर ही बेसिकली स्पर्म्स बनते हैं, ठीक है। व्हेन स्पर्म्स आर मैच्योर, जब ये स्पर्म बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, दे एक्यूमुलेट इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। इनको कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा कर लिया जाता है, टेस्टिस की जो कलेक्टिंग डक्ट है, और फिर इसके बाद इसको एपिडिडिमस में पास कर दिया जाता है। फ्रॉम एपिडिडिमस स्पर्म मूव टू द स्पर्म डक्ट कॉल्ड द वास डेफरेंस। नेक्स्ट टू द एपिडिडिमस इज द स्पर्म डक्ट दैट इज कॉल्ड एज द वास डेफरेंस, ठीक है। वास डेफरेंस की तरफ ये मूव करके चले जाते हैं। बोथ स्पर्म डक्ट्स जॉइन टू द यूरेथ्रा, और ये स्पर्म डक्ट और यूरेथ्रा आपस में ज्वाइन करती हैं, ठीक है। और यूरेथ्रा फिर आगे जस्ट बिलो द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे होती है, ठीक है। यूरिथ्रा ट्रांसपोर्ट बोथ स्पर्म्स एंड यूरिन। और यूरिथ्रा का काम है कि ये स्पर्म्स को भी ट्रांसफ़र करती है और यूरिन को भी बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करती है। उसके बाद सेमेन की बात करते हैं। अभी जब इसके अंदर स्पर्म्स मुकम्मल तरह से नहीं बने होते, आपको पता है कि स्पर्म्स जो हैं उनको बेसिकली फ्लूइडिटी चाहिए होती है, नरिशमेंट चाहिए होती है। तो स्पर्म, बेसिकली स्पर्म जिस फ्लूइड के अंदर मौजूद होते हैं ना उसको सेमेन कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर 10% तक स्पर्म और 90% तक फ्लूइड होता है। एज अ स्पर्म पास डाउन टू द डक्ट फ्रॉम द टेस्टिस टू यूरेथ्रा, द एसोसिएटेड ग्लैंड्स एड वेरियस सिक्रीशन। इस तरह से ये यूरेथ्रा के पास नीचे कॉपर्ड्स ग्लैंड होते हैं, ठीक है, और प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं जो कि क्या करते हैं उसमें उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग न्यूट्रिशनल उसकी जो वैल्यूज़ हैं या न्यूट्रिएंट्स जो है उसको प्रोवाइड करते हैं। स्पर्म को प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोड्यूस अ सिक्रीशन दैट न्यूट्रलाइजेज, उसको उसकी एसिडिटी को कम करता है, उसको न्यूट्रलाइज करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड का ये काम है, वो ऐसा सिक्रीशन सिक्रेट करता है कि स्पर्म की जो एसिडिटी होती है उसको कम किया जाता है। अगर आपको पता है बहुत ज़्यादा एसिडिक मीडियम अगर होता है किसी जगह पर स्पर्म के लिए, तो स्पर्म उसमें ज़िंदा नहीं रह सकता, स्पर्म की डेथ हो सकती है, ठीक है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो ऐसी सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं जिससे स्पर्म की जो एसिडिटी है, स्पर्म का जो फ्लूइड है उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज किया जाता है। उसके बाद कॉपर्स ग्लैंड की बात करते हैं। कॉपर्स ग्लैंड प्रोड्यूस सिक्रीशन दैट लुब्रिकेट्स द डक्ट, और डक्ट को लुब्रिकेट करता है। जैसे ये आपके सामने डायग्राम में यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ठीक है। ये मैं आपको डायग्राम कंसल्ट करवाती हूँ। ये टेस्टिस हैं हमारे पास, ठीक है। और ये इधर टेस्टिस जो हैं प्रोड्यूस होते हैं इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक। और इसको स्क्रोटम कहते हैं, और यहाँ पे ये एपिडिडिमस दिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक। और ये यूरिनरी ब्लैडर के साथ यहाँ पर ये कॉपर्ड्स ग्लैंड दिखाए जा रहे हैं। उसके बाद ये सेमिनल वेसिकल्स है, उसके बाद ये स्पर्म डक्ट है, ठीक है। और ये साथ ही यूरिथ्रा है, ठीक। और दोनों आकर आगे जो हैं वो खुलती हैं, ठीक। और फिर वहाँ से ही स्पर्म और यूरिन दोनों का जो है इनखराज बॉडी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द रैबिट कंसिस्ट ऑफ द ओवरीज एंड एसोसिएटेड डक्ट्स। ओवरीज आर स्मॉल ओवल ऑर्गन्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ओवरीज यहाँ पर दिखाई जा रही हैं, ये ओवरीज हैं। ओवरीज स्मॉल ऑर्गन है ओवल शेप के में, ठीक है, ओवल शेप में होते हैं ये, ठीक है। एब्डोमिनल सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट वेंट्रल टू द किडनी, किडनी की वेंट्रल साइड पर ये मौजूद होते हैं। लाइक मोस्ट एनिमल्स फीमेल रैबिट हैव अ पेयर ऑफ ओवरीज
फीमेल रैबिट के अंदर पेयर ऑफ ओवरी होता है। द आउटर रीजन ऑफ द ओवरी प्रोड्यूसेस एग सेल्स। इसका जो बाहरी रीजन होता है दैट प्रोड्यूसेस द एग सेल्स, ठीक है, एग सेल्स बनते हैं, ठीक है, ओवरीज के अंदर एग सेल्स बनते हैं। और फिर क्या होता है, द आउटर रीजन ऑफ द ओवरी प्रोड्यूसेस एग सेल्स, अ क्लस्टर ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड एज द follicle surrounded and nourishes each egg cell from ovary. Egg cells are released into the fallopian tube, ठीक है। तो क्या होता है कि ये ओवरीज हैं, ठीक है, ये आपके सामने यहाँ पर ये ओवरीज दिखाई गई हैं, ठीक है, और ओवरीज में एग्स बनते हैं और एग्स फिर कहाँ मूव कर जाते हैं, इनटू द फलोपियन ट्यूब, और फलोपियन ट्यूब से मूव करते हैं वो यहाँ पर यूरेटर के जो हॉर्न्स दिखाए जा रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, और यूरेटर के हॉर्न्स की तरफ मूव करते करते वो यहाँ पर आ जाते हैं, कहाँ पे, यहाँ पर जब वो आते हैं ना तो फिर आकर उनकी यहाँ पे क्या होती है, उनकी डेवलपमेंट्स आगे से फर्दर जो उसकी रिप्रोडक्टिव स्टेजेस आती हैं वो उसके आगे से फिर स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब, द ओपनिंग ऑफ द फेलोपियन ट्यूब लाइट्स क्लोज टू द ओवरी, ओवरी के बिल्कुल करीब होती हैं ये, खुलती हैं जाके उसमें। फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द फेलोपियन ट्यूब, फर्टिलाइजेशन बेसिकली फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर होती हैं। द फर्टिलाइज एग इज कैरिड टू द यूट्रस, ठीक है, यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर ही ये जो फेलोपियन ट्यूब्स दिखाई गई हैं यहाँ पे, ठीक है, इनके अंदर ही यहाँ पर जब ओवरी से एग सेल रिलीज़ होता है और वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर आता है और स्पर्म जो है वो यहाँ से पास करता हुआ यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब के अंदर आएगा, ठीक, इस रास्ते से, और फिर क्या होगा कि यहाँ पर उसकी फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी और फर्टिलाइज्ड एग जो है दैट मूव्स टूवर्ड्स द यूरेटर, ठीक है, और वो क्या होगा, मूव करता करता कहाँ पर आ जाएगा, टूवर्ड्स द जो फर्टिलाइज एग होगा दैट मूव टूवर्ड्स द यूट्रस, ठीक है, वो यूट्रस में आ जाएगा। द यूट्रस ऑफ द रैबिट इज़ डिवाइडेड इनटू टू सेपरेट पार्ट्स और हॉर्न्स, इसको दो सेपरेट पार्ट्स में डिवाइड किया गया था बाय द हॉर्न्स। द यूटर हॉर्न्स जॉइन एंड ओपनिंग इनटू विजाइना और बर्थ कैनाल, इसको विजाइना और बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। सर्विस इज द पोर्शन ऑफ द यूट्रस विच सेपरेट्स इट फ्रॉम बर्थ कैनाल वेयर स्पर्म्स ऑफ द मेल्स आर डिपॉजिटेड, ठीक है। चलें जी आगे, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इन द रैबिट में बात करते हैं, ठीक है। Fertilization and development in rabbit. Rabbit can breed throughout the year, but male rabbits are commonly sterile during the summer months. Male rabbit deposits its sperms into the vagina, birth canal of the female. Sperms swim through the cervix and uterus to fallopian tube, where they fertilize the egg cell released from the ovary. After fertilization, zygote is carried to the uterus. By this time, the zygote has started dividing and is now called as the embryo, और इस तरह से ये embryo में तब्दील हो जाता है। The embryo is implanted to the uterus wall, a connection called placenta. अब जो एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो गया उससे फिर रैबिट की जो फीमेल होती है उसका कनेक्शन होता है उस एम्ब्रियो के साथ बाय द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है, और प्लेसेंटास की मदद से ही फिर क्या होता है, जो आगे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की नेक्स्ट स्टेजेस होती हैं। प्लेसेंटा से फीमेल रैबिट जो भी खाती है या उसकी जो भी एम्ब्रियो की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, चाहे वो ऑक्सीजन के हवाले से हों या फिर वो फूड के हवाले से हों, वो बाय द हेल्प ऑफ दिस प्लेसेंटा पूरी होती हैं, ठीक है। एम्ब्रियो डेवलप इनटू न्यू ऑफस्प्रिंग्स रैबिट किड इन 30 to 32 days आफ्टर विच इट इज़ बॉर्न, ठीक है, 30 से 32 दिन इसको लगते हैं, उसके बाद फिर फीमेल रैबिट जो होती है उसके बेबीज़ की बर्थ हो जाती है। स्टूडेंट्स, आज का आपका टॉपिक जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह हम अगले टॉपिक में दोबारा आपसे बात करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा और इसको शेयर भी करें, इस पर कमेंट भी करें, ठीक है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।